कर दिया। इन्होंने ये हमेशा करते रहते हैं, मिनिस्टर्स लोग बयान देते हैं, कहते हैं कुछ रामजादे हैं, कुछ बाकी और हैं, और इसी तरह से इनके जनरल वीके सिंह वगैरह बयान देते हैं। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। सुदीन भाई, सुधांशु मित्तल जवाब दे रहे हैं, आप तब तक पानी पीजिए, आपका गला बैठ रहा है। सुधांशु मित्तल जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री क्यों मौन है? बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री क्यों मौन है? सुदीन जी, सुधांशु जी, अत्याचार किया है। ठीक है, ठीक है, सुधांशु जी। सुमित जी, 2-3 चीजों का स्पष्टीकरण पहले हो जाना चाहिए यहाँ पे। पहला स्पष्टीकरण यह है कि किसी भी व्यक्ति ने अगर किसी के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया होता है तो उसकी हम लोग खुल के भर्त्सना करते हैं। दयाशंकर जी ने जो भी बयान दिया उसको न केवल हमने भर्त्सना करी, दयाशंकर जी को निलंबित कर दिया गया सदस्यता से, फौरन कार्रवाई हुई। तो अगर कार्रवाई की, आप गलत बयानी दे रहे हैं। आप चुप रहेंगे थोड़ा सा, सुधीर जी थोड़ी तमीज दिखाएंगे। सुधीर जी थोड़ी तमीज दिखाएंगे। सुधांशु जी निलंबित नहीं किया, जहां तक मेरी जानकारी है। आपने उनको उपाध्यक्ष के पद से हटाया है, तमाम जिम्मेदारियों से हटाया है, पार्टी से नहीं हटाया अभी। सुधांशु जी पार्टी से नहीं हटाया, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। और आप मुझसे कहते हैं ये लोग गलत। अरे भाई चुप रहिए ना जरा, सुधीर जी क्या हो गया? दे रहे हैं आप? अरे क्या जरा चुप रहिए, मैंने पूरी बात तो सुनिए। आपने अपना भूख चालू कर रखा है, आप अकेले हैं यहाँ पे, क्या जो बात कर रहे हैं? सुधींद्र जी, मैं आपको मौका दूंगा। आप बोल रहे हैं, मैं चुप रहा। आप जब बोल रहे हैं मैं बिल्कुल नहीं चुप रहा। आपने 10 तरीके आपने इल्जाम लगा दिया, मैं चुप रहा। आप में हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत है आप में? आप फॉरवर्ड है, गलत बयान हिम्मत है तो मेरी बात सुनिए। आप गलत, अगर आपने हिम्मत है तो मेरी बात सुनिए। क्योंकि आप सामने सरकार में हम चुपचाप सहेंगे, सुनेंगे। आप में क्योंकि हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप सरकार में है। आप सुनिए, हम सुनेंगे, आप भाषा बोलेंगे, हम सुनेंगे। सुधींद्र जी प्लीज एक एक करके। सुधांशु जी आप अपनी बात कहिए। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं? चाहे वो दयाशंकर जी की घटना हो, मायावती को लेकर के ये टिप्पणी, या फिर वो गुजरात की घटनाएं क्यों ना हो जहां पर दलितों पर अत्याचार की तमाम तस्वीरें सामने आई है। सुधांशु जी। सुमित जी, अब मुझे उम्मीद करता हूं कि ये बीच में नहीं बोलेंगे। जहां तक उनका सवाल है, दयाशंकर का बिल्कुल गलत कहा, पार्टी ने उससे अपने को अलग करा है, उसकी भर्त्सना करी है और उनको उपाध्यक्ष पद में, आई स्टैंड करेक्टेड, उनको उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। ठीक है। जहां तक कानूनी कार्रवाई का सवाल है, ये राज्य सरकार यूपी में है, राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है, जो कानूनी कार्रवाई करना चाहे करें। किसी ने उनको उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई से रोका नहीं है। अब प्रश्न आता है कि एक दलित युवकों पे अत्याचार हुआ, भर्त्सनीय है, मतलब अमानवीय है, और सबको उससे आक्रोश है, सब उसकी भर्त्सना करते हैं, सब उसको अनइक्विवोकल शब्दों में उसको कंडेम करते हैं। आप आनंदीबेन पटेल सरकार की भी निंदा करते हैं? एक सेकंड, मेरी सुमित जी, मैं पूरा रख लूं, उसके बाद जो जो आप प्रश्न कहेंगे मैं सब बतला दूंगा। अब आपको चीजों को परिप्रेक्ष्य में भी देखना पड़ेगा। एक कानून व्यवस्था के अंतर्गत एक ऐसा जघन्य अपराध होता है जिसने सारे देश को शर्मसार करा हो। उस जघन्य अपराध होने के बाद वो सरकार ने करा क्या? सरकार ने नहीं करा, कुछ व्यक्तिगत लोगों ने एक जघन्य अपराध करा। उसके बाद सरकार क्या करती है? सरकार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है, उनकी गिरफ्तारी होती है, केस रजिस्टर होता है, और अगर कुछ बचे हुए हैं उस जांच में और लोग जो आएंगे वो गिरफ्तार होंगे। इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक और मैं सुमित जी कहना चाहता हूं, किसी भी सरकार को कटघरे में खड़ा करने से पहले थोड़े पूरा परिप्रेक्ष्य भी देख लीजिए। 6 करोड़ 60 लाख की जनसंख्या है गुजरात की। एक जघन्य अपराध का एक मामला सामने आता है दलितों पे, एक मामला, उससे आप कितना सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, कितना नहीं करेंगे, इसके बारे में सोचना। सुधांशु जी सॉरी, आपको बुरा लगेगा, मैं जानता हूं। अरे सवाल सुधांशु जी आप ही कहते हैं कि मेरे कार्यक्रम का नाम हम तो पूछेंगे, लेट मी आस्क, हम पूछते हैं, आप जवाब दीजिए ना। मैं बाकी पुनिया साहब और त्यागी जी के पास आगे आता हूं, लेकिन सुधांशु जी, यही घटना, ऐसी ही घटना अगर गैर बीजेपी शासित राज्य में हुई होती तो आज आप क्या उस सरकार के मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रहे होते? यूपी में हुई होती अखिलेश यादव का इस्तीफा नहीं मांग रहे होते? कर्नाटक में हुई होती सिद्धरामैया का इस्तीफा नहीं मांग रहे होते? आनंदीबेन पटेल पर आप चुप क्यों हो जाते हैं अपनी सरकार पर?
सुमित जी, ये चीज मैंने आज तक, अगर आपने मेरा इतिहास देखा हो, तो बिहार की घटना जब हुई तब भी मैंने हमेशा ये कहा कि घटना के लिए जिम्मेदारी कभी नहीं मैंने ठहराई। घटना के बाद अगर जो सरकारी कामकाज में कुताही हो और घटना के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी जाए या अपराधियों को बचाया जाए, कोताही तो फिर सरकार कटघरे में होगी। गुजरात जलने लगा, आपको ध्यान होगा, 5 दलितों ने सुसाइड की कोशिश की, एक की मौत हो गई। सुधांशु जी, और कैसी घटना? संवेदनशील मामले में एक जघन्य अपराध एक समाज के कुछ लोगों के खिलाफ जब होता है तो उसका दर्द और उसका आक्रोश हम सब में भी है, लेकिन उस चीज को जो है उसकी राजनीतिकरण करना कितना ठीक है कितना नहीं है। आपने अभी सुधीर जी से एक प्रश्न पूछा कि बहन मायावती जी जो है उनको 18 तारीख को याद आए। जब आप कहते हैं आप तो पूछेंगे, हम भी पूछेंगे आपके कार्यक्रम में, हम तो पूछेंगे कि 11 तारीख की घटना विश्व भर को 12 तारीख से पता है, 13 तारीख तक कार्रवाई भी हो रही है और 18 तारीख को बहन मायावती को ध्यान आया। बिल्कुल नहीं हुई। इसमें राजनीति के अलावा संवेदनशीलता है। बयानी दे रहे हैं पर्याप्त। देखिए फिर बोल रहे हैं, मैं आपका जवाब दूंगा जब मेरा मौका आएगा। अब आपने उनको चैलेंज का जवाब देने का, मैं जवाब दूंगा जब मौका आएगा। अब आप में दम नहीं है ना सुनने का? अब मेरी बात सुनिए, आप जब आप साहस दिखाइए, मेरी बात सुनिए, मेरा मौका आएगा मैं बोलूंगा। और आप में बिल्कुल अच्छा सुनिए सुमित जी, तो इसलिए जो है जब इस तरह की नग्न राजनीति एक व्यक्ति कर रहा होगा तो हम तो सवाल पूछेंगे, हम तो आपके कार्यक्रम में भी पूछेंगे और हम पूरे पटल पे भी पूछेंगे कि ये ढकोसलेबाजी और ये घड़ियाली आंसू कैसे भाई जाएंगे। आपको अगर संवेदनशीलता थी तो जिस दिन ये हुआ तो उस दिन जाके हमारे आज आप राजनीति बुलाना चाहते हैं। कितना पुनिया, नितिन त्यागी, दो और खास विक्रम सिंह जी मैं आऊंगा आपके पास। पुनिया साहब, सुधांशु मित्तल की बातों से आप कितने संतुष्ट हैं? सुधांशु मित्तल जवाब दीजिए, गंभीर सवाल विक्रम सिंह ने खड़े किया। बहुत स्पष्टता से मैं एक चीज कह दूं कि जिसने भी अपराधीकरण इसमें करा है, आपराधिक कार्य करा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी, इसमें मुझे कहीं कोई संदेह नहीं है। अभी विक्रम सिंह जी ने कुछ चीजों के तरफ ध्यान केंद्रित करा है, मुझे उनकी बात जो है बहुत उचित लगती है और ये बात आगे विक्रम सिंह जी आप अपनी बात कहिए जाएगी। मैं खत्म कर दूं, विक्रम सिंह जी कुछ आप ही बात आगे जो है सुन लीजिए, आप फिर बोलिएगा। विक्रम सिंह जी, मैं वही कह रहा हूं मित्तल साहब, मेरा निवेदन ये होगा कि जो चीज तात्कालिक होती है, जो चीज तात्कालिक होती है, जो चीज तात्कालिक होती है उसका थोड़ा सा कानून के बारे में तात्कालिक नहीं होता है। जी विक्रम सिंह जी, थोड़ा कानून के बारे में मुझे भी ज्ञान है और उसमें जो आप जो कह रहे हैं वो संभव इसलिए होता है। आपने कहा उनका डिसमिसल होना चाहिए। सुनिए एक सेकंड सुन लें। आपने कहा उनका डिसमिसल होना चाहिए, माफ करिएगा 1000 मैं आपको कोर्ट के निर्णय दे देता हूं जहां पे समरी डिसमिसल को उन्होंने सेट असाइड कर दिया बिना इंक्वायरी के। तो जब तक जांच के बाद मैं आपको 2000 केसेस ऐसे दे दूंगा, अगर सुविचारित आदेश आप देंगे, संदिग्धता के आधार पर नहीं, अगर आप सुविचारित आदेश देंगे उन्हें डिसमिसल को रिवर्स करा जाए कोर्ट द्वारा, नहीं पाएगी। कोर्ट करती है कचरा ऑर्डर करेंगे मित्तल साहब तो जरूर कोर्ट सेटिस्फाइड कर देगी। जांच के बाद आप सुविचारित आदेश निकालेंगे तब तक कोर्ट में सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न ये है कि क्योंकि एक वीडियो है सामने और जिन्होंने भी ये जघन्य अपराध करा है उनके चेहरे भी दिख रहे हैं और जांच में स्पष्टता में आई जाएंगे, तो इन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी, इसमें मुझे कहीं कोई संशय नहीं है। सुधांशु जी, जल्दी से इन पे तो होनी चाहिए, लेकिन ये बेटन जिसका है उस पर भी होनी चाहिए, वो पुलिस वालों पर भी होनी चाहिए। और वही विक्रम सिंह जी बोल रहे हैं उनको तुरंत नौकरी से निकाल देना चाहिए। वो किसी सुमित जी बिल्कुल, अगर बेटन इन्होंने पुलिस वालों में चाहिए तो वो नौकरी से निकाले जाएंगे, इसमें कोई किसी का आप एक और सुधांशु मित्तल जी ये बताइए, हम लोग वी डोंट होल्ड अ ब्रीफ पार्टी के हो, वी डोंट होल्ड अ ब्रीफ फॉर एनी क्रिमिनलिटी। केवल एक बिंदु ये थोड़ा तो तहजीब रखिए नितिन जी, थोड़ी तहजीब रखिए। आप बोलते हैं मैं बीच में नहीं बोलता, जब मैं बोल रहा हूँ मुझे मेरी बात बताइए ना इस बात को, क्या उनको सजा होगी अगर वो भाजपा के हैं, क्या उनको सजा होगी अगर वो आरएसएस के हैं, अगर वो वीएचपी के हैं तो भी उनको सजा होगी? बोलिए कि हाँ अगर किसी भी पार्टी की उनको सजा होगी। पहले कहा कि इसमें से संघ परिवार के विश्व हिंदू परिषद का कोई भी कार्यकर्ता नहीं था। दूसरी बात वो गौरक्षा वाले बोलते हैं अपने आप को कि हम गौरक्षा समिति के लोग हैं,
गोरक्षा वाले कौन लोग हैं तिवारी जी? कांग्रेस के लोगों ने भी देश में गोरक्षा केवल ये कब से हुआ? कांग्रेस के लोगों ने गोरक्षा समिति बना रखी है। क्या कांग्रेस के लोग गाय को नहीं मानते क्या? ये आप नई चीज कह रहे हैं, आप कांग्रेस को अपना मुद्दा दे रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ देश में जो आप कांग्रेस को अपना मुद्दा दे रहे हैं कि गाय की रक्षा का काम कांग्रेस के पास है। उनके नहीं, पुनिया साहब एक मुद्दा आपको रेडीमेड दे दिया इन्होंने। सुमित जी, जो हिंदू समाज है वो सब जगह है, और क्या वो गाय की रक्षा नहीं करता? पर तिवारी जी मुझे बताइए, गाय की इंसान, हाँ, गाय या इंसान, किसकी जान जरूरी है? दोनों की जरूरी है, और गाय की भी और इंसान की भी। एक मरी हुई गाय जिसकी खाल निकालने का आरोप उन लोगों पे लगा, इसके बाबत आप उन लोगों की जान ले लेंगे, उनको मारेंगे? सुमित जी, मैं बिल्कुल भर्त्सना करता हूं, और जिन्होंने भी उनके लिए किया है, मैं सरकार से कहता हूं कि उनको जितना कड़ा से कड़ा दंड हो सकता है उतना देना चाहिए। वो दलित समाज, सबसे बड़ी बात देखिए आप, अंसार रजा में आ रहा हूं, एक मिनट, पूरे देश में सुमित जी एक परंपरा है, जब गांव की कोई गाय मरती है, कुछ होता है, तो एक पूरा समाज है जो गाय को उठाता है और उसको साफ करता है। वो तो पूजनीय समाज है, वो मतलब एक अभिनंदनीय समाज है, जो समाज की इस प्रकार की सारी चीजों को ठीक करता है। इंसान की जान की कीमत या गाय की जान की कीमत जरूरी क्या है आपके हिसाब से? देखो, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ तिवारी जी। नहीं, आप विश्व हिंदू परिषद का नाम आते हैं, बीच में डिबेट में कूदे, अब आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। मैं दूंगा। मैं कहता हूं कि आप ये बताइए, इंसान की भी जान जरूरी है, गाय की भी जान जरूरी है। यहाँ पर गाय की जान की जरूरत नहीं है, जिन्होंने, मैं वही कह रहा हूँ कि ये गाय तो, जो ये घटना है, ये तो व्रत थी, सुमित जी, ये तो मृत थी। आपकी बात मैं कह रहा हूँ सुमित जी, मैं उसे डिफर नहीं हूँ। जिस गाय के लिए खाल उधेड़ रहे थे, उस परिवार का, उस समाज का ये कर्तव्य है, वो अपना कर्तव्य निभा रहे थे। जिन लोगों ने किया है, जिन लोगों ने किया है, मैं उनकी निंदा करता हूँ। वही तो आरोप लग रहा है कि वो लोग आपके परिवार से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल नहीं, मैं ऑन वो आपके परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। नहीं, ऑन कैमरा कर रहा हूँ, उनको पकड़िए और जितनी अधिक से अधिक उनको दंड देना। नितिन त्यागी यही बोल रहे हैं, अंसार रजा यही बोल रहे हैं। अंसार रजा फोन लाइन पे मेरे साथ, मैं नितिन में आता हूँ। अंसार रजा काफी देर से फोन लाइन पर। अंसार रजा अपनी बात कहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि तिवारी जी जो इतनी देर से गौरक्षा की बात कर रहे हैं, गौ की रक्षा होनी चाहिए, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं तिवारी जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि जब अशोक सिंघल की अर्थी जा रही थी तो अर्थी ले जाने वाले गायों को लात मार रहे थे, वो तमाम अखबारों में छपा। उस वक्त ये गौरक्षा वाले कहाँ चले गए थे? आज इनको गौरक्षा की याद आ रही है जब गाय को लात मारी जा रही थी, उस वक्त कहाँ चले गए थे ये लोग? क्यों उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की? एक मरी हुई गाय को खाल उतारने पर आपने डंडे मारना शुरू कर दिए, जान लेना शुरू कर दिया आप लोगों ने। क्या तमाशा आप लोगों ने मचा रखा है? और सुमित जी, आपके शो के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि गुजरात अब वो गुजरात नहीं रहा जो मोदी का गुजरात कहा जाता था। अब आनंदीबेन का गुजरात है जो तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ है। इससे बेहतर तो मोदी जी के साथ जनता वहां कम से कम किसी दलित को मारा तो नहीं जाता था, आज मारा जा रहा है। और वो बैठी बैठी खाली पंचायत कर रही है, 11 दिन के बाद उनको सुधार रही है वहां जाने की, ना जाने की। ये क्या तरीका है? यही हाल ये उत्तर प्रदेश में करने वाले हैं। आज मायावती जी ने जो भाषण दिया है, हम उनके भाषण का इस्तकबाल करते हैं, और जो इस तरह के बयान जो बीजेपी के नेताओं ने दिए हैं, आखिर क्या हो गया इन लोगों को? क्या चाहते हैं? क्यों मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं पूरी दुनिया में? वो मोदी जो पूरी दुनिया में अपना डंका बजवा रहे हैं, यहां आकर के मोदी जी को दलील कर रहे हैं। बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये लोग सिर्फ मोदी जी को दलील करने पे तुले हुए हैं। पता नहीं क्या खुन्नस निकाल रहे हैं मोदी जी से। बिल्कुल, आप सुधांशु जी ये बात इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। अंसार रजा, आपको लगता नहीं कि विकास के एजेंडे से या विकास की मुहिम से ये तमाम घटनाएं डिरेल कर रही हैं आने वाली पॉलिटिक्स को, चाहे वो गुजरात की घटना हो या फिर दयाशंकर जी का बयान हो? सुमित जी, हम तो पूछेंगे कि जिन लोगों ने ये जघन्य अपराध करा, उनका भाजपा से क्या लेना देना? जो भाजपा को आप बीच में लेके आ रहे हैं इसमें, भाजपा की सरकार थी। आप बीच में क्यों बोलते हैं भाई? थोड़ा हम तो पूछेंगे ना सुधांशु जी। हाँ, तो हम भी पूछेंगे, हमें पूछने तो दें। हमें तो भाजपा को नहीं लाए तो किसको लाए? वहाँ सरकार बीजेपी की, भाजपा की पुलिस वहाँ पे, तो हम आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? मुझे बोलने देना है तो ठीक, मैं बोलूंगा, नहीं तो चुप हो जाऊंगा। एक्शन क्यों नहीं हुआ? देखिए, मैं मैं नहीं करता हूँ, और मुझे अगर बोलने देना है तो बोलने दीजिए, नहीं तो मैं चुप हो जाऊंगा। अगर मुझे अपनी बात रखने का हक है तो हक है, नहीं हक है तो मैं चुप हो जाता हूँ। देखिए, मैं छिछोरे पले में नहीं पड़ता। जी बुरा मत मानिए, वहाँ गुजरात में आपकी सरकार के सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे ना। आप ये तय कर लीजिए। आत्माराम परमार साहब भी यहाँ पे इसीलिए दो बीजेपी के नेता बैठे। आप बिल्कुल बोलिए, आप बिल्कुल बोलिए, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि हम क्यों नहीं बीजेपी की सरकार को जिम्मेदार ठहराएं।
आज आपके पास सुधांशु जी बोलने को कुछ है नहीं, इसीलिए आप ये बात पैतरा बहुत ही निम्न स्तर पे डिबेट को लेके जा रहे हैं। बोलने को कुछ है नीरज जी, थोड़ा सा स्तर रखिए। आपकी सरकार के अंडर में पुलिस, और पुलिस अगर मिली हुई है तो सरकार के किसी न किसी दबाव। नितिन जी सुनते हैं सुधांशु जी की बात। सुधांशु जी आप जवाब दीजिए। उस वक्त लोगों को नहीं रोका। सुधांशु जी आप जवाब दीजिए। नितिन त्यागी, किसी ना किसी के दबाव की वजह से पुलिस ने नहीं रोका। सुधांशु मित्तल जवाब दीजिए। आत्माराम परमार में आ रहा हूं। तो पूछेंगे सुमित जी, हम तो पूछेंगे कि इल्जाम अगर भाजपा पे लगाया जाता है तो ये किस विकृत मानसिकता का इल्जाम है कि किसी ने जघन्य अपराध करा और उसका राजनीतिकरण हम इस स्तर पर लागू करेंगे? हम तो पूछेंगे कि आपकी नीयत क्या है। जब 11 तारीख के जघन्य अपराध के बाद 18 तारीख को ही सबको याद आती है राजनीतिकरण करने के लिए, तो आप संवेदनशीलता दिखा रहे हैं या आप राजनीति कर रहे हैं? हम तो पूछेंगे कि जब इतने गंभीर मुद्दे पर बहस होती है और राहुल गांधी सो रहे होते हैं, अरे सब लोगों को गिरफ्तार करते हैं ना। जब इतने गंभीर विषय पे बहस होती है और राहुल गांधी सो रहे होते हैं, तो उनमें इस विषय में संवेदनशीलता है या नाटक है और दिखावा है? ये तो हम तो पूछेंगे। आपको यही दिखाई देता है कि क्यों उनको 21 तारीख को याद आती है कि उनको जाना है वहां पे? देखने के नजरिए में फर्क है। हम तो ये भी पूछेंगे कि पुनिया जी, आप तो जो है आपके तो दो आपने टोपियां पहन रखी है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और आप शेड्यूल कास्ट कमीशन के अध्यक्ष भी हैं। उसके बाद आपको क्या तकलीफ है, आपका जिम्मेदारी क्या है? हम तो पूछेंगे, हम तो ये भी पूछेंगे, माफ करिएगा, हम तो ये भी पूछेंगे कि एक इतने संवेदनशील विषय को आप जब राजनीतिकरण करते हैं तो आप समाज में वैमनस्य फैला रहे हैं या समाज की सेवा कर रहे हैं? हम तो पूछेंगे, हम तो बहुत कुछ पूछेंगे। अच्छा, अब आती है इनकी बात आम आदमी पार्टी। गुजरात में हम तो पूछेंगे कि जिस पार्टी के विधायक जो है वो लड़कियां छेड़ते हैं और उसके बाद वो जो है स्वतंत्रता संग्रामी हो जाते हैं, तो क्या ये राजनीति है या ये संवेदनशीलता है? हम तो पूछेंगे, हम तो ये भी पूछेंगे कि आप 22 तारीख को जब जा रहे हैं तो आप राजनीति करने जा रहे हैं या आप जो है वहां पे कानून व्यवस्था को भंग करने जा रहे हैं? हम तो पूछेंगे। आप दोनों थक गए? देखिए पुनिया जी, आप जो है मैं आगे बढ़ता हूं डिबेट में, बैठे हुए हैं और भी मैं जब बोलता हूं तो बीच में गंभीर मामला है। कुछ आंकड़े इस डिबेट में बताने बहुत जरूरी है। ये NHRC के आंकड़े मेरे आंकड़े नहीं है। पुनिया साहब, आत्माराम जी, मैं आ रहा हूं आप ही के पास। ये कुछ आंकड़े में पढ़ के सुना दूं। हिंदुस्तान में आज भी